हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग अपना जो चैप्टर है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का विच इज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, जहां पर हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूरोप में है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि ऑल्दो यूएस एंड यूएसएसआर कोल्ड वॉर के दौरान थी, बट आफ्टर कोल्ड वॉर जो है ये पावर जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पावर फ्रेगमेंट होती गई। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर ऑफ पावर पूरे वर्ल्ड में होने लगे। जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन एक पावरफुल ग्रुप की तरह इमर्ज हुआ, वैसे ही आज हम लोग जिस ग्रुप के बारे में करने वाले हैं वो साउथ ईस्ट एशिया का ग्रुप है विच इज नोन एज एशियन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे वो एक सेंटर ऑफ पावर बना या एक सेंटर ऑफ पावर है, राइट। सो इफ यू आर नॉट वॉच द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो यू कुड वॉच इट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड और जानते हैं कि ये जो एशियन है वो एशियन कैसे बना, क्या सर्कमस्टांसेस थे एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एशियन की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भैया होल ऑफ एशिया कम्स इनटू इट। इफ यू आस्क मी कि क्या इंडिया एशियन का पार्ट है, इस ग्रुपिंग का पार्ट है, इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सो द आंसर इज नो। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन, क्योंकि आप देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक ग्रुपिंग है। दैट मीन्स कि नॉट होल ऑफ एशिया बट जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है वो वाला पार्ट जिसके अंदर आपको वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया इस टाइप की कंट्रीज दिखेंगी। वेयर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो साउथ एशिया में आता है, राइट। तो बेसिकली एशिया इतना बड़ा है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर आपका एशिया पूरा स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपका मिडिल ईस्ट अरेबिया वगैरह है, एंड यहाँ पर अपना इंडिया वगैरह है साउथ में, और इधर साउथ ईस्ट एशिया है। यू शुड बी क्लियर दैट एशियन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बट इसके अंदर इंडिया इज नॉट अ पार्ट। एशिया का साउथ ईस्ट जो पार्ट है जिसके अंदर आइलैंड कंट्रीज हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। इसके 10 मेंबर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। जो इंडिया है उसका अपना वो साउथ एशिया में आता है, और उसका अपना है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सार्क, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो आइए जानते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, एशियन जो है वो कैसे बना। तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है जो हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि जब कोई ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो वो आपस में खुद को बहुत रिलेट कर पाते हैं, है ना। एज यू हैव आल्सो हर्ड कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कॉमन एनिमी, दे हैव दैट कॉमन प्रॉब्लम। तो दैट इज द रीजन व्हाई जो एशियन कंट्रीज हैं ये जो है पास आई हैं। तो इसका वन ऑफ द रीजन यही है कि ये जो कंट्रीज थी बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज यू नो कि एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज पर जो है ब्रिटिश का रूल चलता था उस टाइम पे। यूरोपियंस, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच ये सारे जो है वो एज अ ट्रेड करने आए थे, जैसे कि इंडिया में आए थे, एंड धीरे धीरे वो रूल करने लग गए थे। तो सिमिलर सिचुएशन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी हुई थी। यहां पर कॉलोनियलिज्म चल रहा था यूरोपियंस एंड जापानीज का। सो क्वेश्चन कम्स ऑल्सो कि कौन सी दो कंट्रीज थी जिनका रूल या कॉलोनियलिज्म या जिनकी कॉलोनी थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, तो वो यूरोपियंस एंड जापानीज की थी। तो ऑब्वियसली ये सारी कंट्रीज में वही सेम टाइप ऑफ इनका जो है एनिमी हम कह सकते हैं, या एक सफरिंग हम कह सकते हैं, या प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, वाज दैट कि ये सेम ही चीज के शिकार थे विच इज कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन दैट ब्रॉट देम टुगेदर, राइट। कॉलोनी क्या होती है? जब कोई फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में आकर रहने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये कॉलोनी है ब्रिटिश की, ये कॉलोनी है जापानीज की, राइट। सो दैट इज फ्रॉम वेयर द वर्ड केम। तो जब वॉर एंड हो जाता है, आपको सभी को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो उसके बाद बहुत सारा जो है जो भी वॉर लॉसेस हुए थे, और ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से इंडिया भी वन अमंग देम ही था, जिन्हें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1947 के अराउंड जो है वो इंडिपेंडेंस मिले। सिमिलरली ये पूरे एशियन कंट्रीज को जो है इन एंड अराउंड उसी सेम टाइम जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। अब इंडिपेंडेंस, जब कोई नया नया कंट्री इंडिपेंडेंट होता है तो उनके चैलेंजेस भी बहुत ही सेम से थे, उनकी सिचुएशन बहुत ही सिमिलर थी। दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, की नेशन को कैसे बनाना है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली ड्रेन हो चुका था। वही सिमिलर प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग, पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस
स्टेटस वहाँ के लोगों की। और ऑल्सो एज यू नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, एज वी हैव ऑल्सो डन इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। सो जिनको भी कोल्ड वॉर एंड बैकग्राउंड नहीं पता तो आप पार्ट 1 को रेफर आउट कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्रिस्प में बताया हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और कंट्रीज को ये प्रेशर आ गया था कि वी नीड टू ज्वाइन ईदर यूएसए साइड और ईदर यूएसएसआर साइड, हमें एक साइड ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली दे डू नॉट वॉन्ट एट दैट टाइम कि वो किसी भी ऑलरेडी वॉर में ऑलरेडी उनके ऊपर कलोनियलिज्म था, रिसोर्सेज सारे ड्रेन हो चुके थे, फिर से एक फाइट में जाना, फालतू में जो है रिसोर्सेज ड्रेन करना कंट्रीज के लिए वायबल नहीं था। तो जब इन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस की तो दे डिसाइडेड कि हम लोग आपस में जो है देयर इज अ यूनिटी में एक स्ट्रेंथ होती है, एकता में एक बल होता है, तो वी शुड कम टुगेदर एंड मेक अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग से जो है हम सेंटर ऑफ पावर बने, राइट। सो दैट इज ये एक बैकग्राउंड था, ये एक सिचुएशन थी, ये एक जो है वहां का आप कह सकते हैं कि सिनेरियो था, सर्कमस्टांसेस थे जिसके अराउंड जो है ये एशियन पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है 10 कंट्रीज का वो मिला, राइट। अब देखिए प्रोसेस या रीजन ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे वो जो है फॉर्म हुआ पूरा, राइट। तो उसका प्रोसेस क्या था, रीजन तो फॉर्मेशन का हम ऑलरेडी जो है अभी लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम उसको पढ़ते हैं कि एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड यू नो देयर वाज अ प्रेशर। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए जो है एज यू हैव सीन इन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था नाम, नॉन अलाइड मूवमेंट। तो अगर आपने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है तो आप एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर्स को देखेंगे तो यू विल नो इन द डिटेल। तो इसके अंदर क्या था कि जितनी भी कंट्रीज थी एशिया की और अफ्रीका की जिन्होंने भी कलोनियलिज्म देखा था ऑब्वियसली वो दोबारा से एक स्ट्रगल में को एक वॉर में अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। दे वांट द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, सो दे डिसाइडेड कि हम किसी भी ना ही यूएसए और ना ही यूएसएसआर की साइड के साथ अलाइन करेंगे। तो फॉर दैट दे हैव स्टार्टेड वन मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नाम, विच इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट। सो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ये धीरे धीरे जो है स्टार्टिंग में इन्हें लगा कि एक अच्छा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक सेंटर ऑफ पावर बन सकता है, पर धीरे धीरे इसका जो इफेक्ट था वो जो है वो कम होने लगा। इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, ठीक है, कॉपरेशन और इंटरैक्शंस में वो इतना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं हुआ। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लगा कि वी शुड ट्राई एन अल्टरनेटिव, तो उन्होंने जो है इसका एक अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एक्चुअली में जो एक इमीडिएट कॉज था वो था इनइफेक्टिवनेस ऑफ नाम एंड बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज अ कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन आ सकता है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर नाम को एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। सो उन्होंने एक अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की और ये बना 1967 में। इनिशियली इसके अंदर सिर्फ 5 कंट्रीज थी जब ये पहली बार बना था एंड वो उन 5 कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग कंट्रीज, और लेटर इसमें जो है 5 कंट्रीज और ऐड हो गई एंड टोटल जो है वो 10 कंट्रीज जो है ऑल ओवर इस एसोसिएशन में हैं। लेकिन जो 5 कंट्रीज स्टार्टिंग में ऐड हुई थी उन्हें हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग कंट्रीज, ठीक है। तो देयर कुड बी अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिर्फ फाउंडिंग कंट्रीज बताना हो, तो यू शुड नो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये जो है 5 ऐसी फाउंडिंग कंट्रीज थी जिन्होंने 1967 में एशियन को जो है एस्टेब्लिश किया था। एंड कौन सा डिक्लेरेशन साइन हुआ था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो ये सारे डिक्लेरेशन के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नाम बांडुंग कॉन्फ्रेंस में बना था तो यू शुड रिमेंबर दैट। सिमिलरली जो है एशियन बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, तो यू शुड रिमेंबर द डॉक्यूमेंट्स नेम। एंड देन सालों में 5 न्यू मेंबर्स और जुड़ गए जैसे कि दारुसलेम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। म्यांमार का पुराना नाम है बुर्मा, राइट। सो दैट आल्सो यू शुड नो, क्वेश्चन कैन कम। सो देन इससे जो है पूरी स्ट्रेंथ जो है कितनी हो गई, 10 हो गई। उसके बाद जो है हम और क्लैरिटी से देख पाएंगे जब हम मैप के थ्रू इन कंट्रीज को करेंगे, बिकॉज यू नो कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर इट, राइट। सो द बेस्ट वे इज टू प्रिपेयर इट कि जब आप कंट्री का नाम देखते हैं तो आप उसको एटलस में या अपना एक मैप कॉपी, एक खाली मैप रखिए और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मार्क करते जाइए। वैसे तो इंडिया वाले से ज्यादा चांसेस होते हैं, बट यू नेवर नो कि रिकॉग्नाइजेशन या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में
इट कैन अराइज। ठीक है, तो आप देखिए मैं वही आपको समझाने की कोशिश करी थी कि द होल ऑफ एशिया विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस वॉज यूरोप, है ना, एंड दिस इज होल ऑफ एशिया, है ना, ये पूरा जो है ये एशिया है, राइट, दिस इज एशिया, दिस इज यूरोप जो कि यूरोपियन यूनियन है यहाँ पे होगा, एंड दिस इज अफ्रीका, राइट। तो अब इस एशिया में दिस इज नॉर्थ एशिया, ठीक है, दिस इज साउथ एशिया, जो इंडिया वाला पार्ट है ना, दिस इज साउथ एशिया, एंड दिस अरेबिया वाला पार्ट इट इज नोन एज वेस्ट एशिया और द मिडल ईस्ट। एंड हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, this China and everything is East Asia, but we are talking about Southeast Asia. So we are talking about this yellow colored जो है, इन countries की बात हो रही है. So let us move forward and try to study about the ASEAN flag, right? क्योंकि आप as a अगर difference भी आता है तो भी एज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो भी एंड इन नॉर्मल क्वेश्चन भी आशियन का फ्लैग पूछ सकते हैं. सो बेसिकली आशियन का फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ब्लू कलर में, और उसके नीचे जो है रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, एंड इसके बीच में पूरे जो है 10 स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स ऑफ राइस है. ठीक है, राइस के जो है ये स्टॉक्स हम कह सकते हैं. तो ये 10 है. 10 होने का मतलब क्या है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द 10 मेंबर्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. जो एशियन के 10 मेंबर्स है वो. व्हाट डज सर्कल रिप्रेजेंट? ईच एंड एवरीथिंग किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड यू शुड नो इट. सो इट रिप्रेजेंट्स देयर यूनिटी, द यूनिटी ऑफ द एशियन, राइट. एंड इन स्टॉक्स को आप देखिए बांधा हुआ है. वाई? बिकॉज दे आर बाइंड टुगेदर इन द फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी. सॉलिडरिटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा. तो दिस इज समथिंग, ये जो है एक थीम है आशियान का. दैट इज हाउ द आशियन फ्लैग इज बीइंग डिजाइंड. Now what has been the objectives of ASEAN? So basically objective बहुत ही clear है. The reasons, very easy way is that कि आप इसको रट कर या समझ कर याद कर सकते हैं. तो many of the people say the art subject is all about रटने का, rote learning, but no, if you know the reason and you could resonate with the practical life, you could do it very easily. तो because आपको पता है कि अब ASEAN क्यों बना था, तो उसके objectives भी उसी तरीके से बने होंगे. The reason why they wanted to come together was that they were economically जो है वो ज़्यादा जो है बैकवर्ड वगैरह थे, बैकवर्ड थे, पोवर्टी थी, तो इकोनॉमिकली वो डेवलप करना चाहते. तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज कि वो इकोनॉमिकली ग्रो करें, एंड जैसे जैसे इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे उससे सोशली भी प्रोग्रेस होगा और कल्चरली भी डेवलपमेंट होगी, राइट. सो इफ somebody gets the money तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, उसको एजुकेशन आती है, उसको हेल्थ की अवेयरनेस आती है, तो उसका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है. एंड द सेकेंड जो है मेन रीजन किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि आपस में हम झगड़ा ना करें. तो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को हम मेंटेन रखें, एंड इसके लिए दे हैव रिलाइड ऑन दी जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको हम फॉलो करें. रूल ऑफ लॉ मतलब कानून, कानून से ऊपर कुछ नहीं, राइट. ऑल द लॉज एंड रूल्स शुड बी फॉलोड, एंड जो भी यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखा है उसको भी, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वो एडर करें, यानी कि फॉलो करें, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड एशियन, राइट. सबसे पहली बात, यूरोपियन यूनियन जो है इट इज मोर लाइक अ कंट्री, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बोला था. लेकिन एशियन जो है उसको ऐसा कुछ डिजायर नहीं है कि उसे कोई सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन बनना है, या इन अ वे यू नो एक बहुत ही बड़ी कंट्री टाइप ऑफ की जो है करेंसी भी सेम है, फॉरेन पॉलिसीज भी सेम है, दो दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट, बट देयर इज नो डिजायर कि उन्हें सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन बनना है. सो एशियन का जो है अपना खुद का एक तरीका है इनफॉर्मल कॉपरेशन का. यूरोपियन यूनियन काफी फॉर्मल है इन द वेज, एक फॉर्मली उन्होंने खुद का पार्लियामेंट, खुद का एवरीथिंग दे हैव एस्टेब्लिश, तो काफी फॉर्मल है. वेयरएज एशियन जो है थोड़ी सी इनफॉर्मल है, राइट. दे बिलीव इन व्हाट दे आर नोन एज एशियन वे. अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि एशियन वे से क्या मतलब है. एक ऐसा इंटरैक्शन जो कि इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट हो और कोऑपरेटिव हो.
मतलब इनफॉर्मल, इतना उनके ऊपर वो दबाव ना हो कि वी नीड टू बी लाइक फॉर्मलाइज्ड, स्टिल बहुत ही कोऑपरेटिव एंड नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट का मतलब होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, भी आपस में कन्फ्रंट या जो है वॉर टाइप ऑफ सिचुएशंस नहीं आए। तो दैट इज व्हाट इज एशियन वे, राइट। एंड यहाँ पर जो है देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी। एशियन में सभी कंट्रीज को अपने खुद के डिसीजंस लेने का पूरा जो है एक राइट है। दे हैव रिस्पेक्टेड नेशनल सोवरेनिटी। वो जो है ऑल्दो यूरोपियन यूनियन में भी है, लेकिन इन कंपैरिजन टू एशियन थोड़ी कम है, बिकॉज दे नीड टू हैव देयर कॉमन करेंसी, दे नीड टू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन देयर फॉरेन पॉलिसी। तो जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी हमने यूरोपियन यूनियन का किया था कि दैट इज वाई काफी सारी कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन यूनियन में आपस में थोड़े से ओपिनियन के डिफरेंसेस हो रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है। बाकी अगर आपको और पॉइंट्स में या और मार्क्स में आ गया तो यू शुड नो कि भाई फाउंडिंग डेट दोनों की डिफरेंट है, करेंसी वाला आप पॉइंट उठा सकते हैं और फ्लैग का डिजाइन भी दोनों का डिफरेंट है। इवन यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स हैं, एशियन के 10 है, तो ऐसे करके आप अपने आप भी काफी सारे डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर द बेसिक डिफरेंस। राइट नाउ अराइज द सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 8 मार्क्स या 6 मार्क्स या सबसे बड़े उसमें आ सकता है, वॉज इंपॉर्टेंस ऑफ एशियन और पावर ऑफ एशियन। क्योंकि जनरली चैप्टर का नाम क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो वी नीड टू नो कि हाउ एशियन एक सेंटर ऑफ पावर है, उसकी खूबियां क्या है, एंड मल्टी डायमेंशनल वेज में हम इसे करेंगे कि पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग है, जैसे यूरोपियन यूनियन का किया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स नो अबाउट व्हाट आर द पावर्स ऑफ एशियन। सो पॉलिटिकली देखते हैं कि क्या कुछ जो है एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली जो है एशियन ने यूरोपियन यूनियन की तरह ही थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। सो इन दिस डायरेक्शन ओनली 2003 में एशियन ने जो है अपनी खुद की कम्युनिटी विच इज नोन एज एशियन कम्युनिटी, जस्ट लाइक अ यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट था, इकोनॉमिक काउंसिल थी। सो उसी तरीके से जो है एशियन ने भी अपनी एक कम्युनिटी बनाई है जिसके 3 पिलर्स हैं एशियन कम्युनिटी के। पहला एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, राइट, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो बट यू शुड नो अबाउट द 3 पिलर्स जो कि है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब हम एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं बिकॉज हम पॉलिटिकली अभी एक पावर की बात करें हैं, पॉलिटिकल पावर की बात करें तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है वो इसमें बिलीव करती है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो आपस के झगड़े हैं, दे शुड नेवर बी एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। व्हाट डज इट मीन्स कि जो भी टेरिटरी से या बॉर्डर से लेकर झगड़े हैं वो हमेशा आपस में बातचीत से सुलझा लिए जाए, वो जो है वॉर में कभी भी कन्वर्ट ना हो। इस तरीके से जो है फिजिकली कुछ वायलेंट कंडीशंस को जो है या वॉर लाइक सिचुएशन को प्रिवेंट किया जाए और जितना हो सके वो आपस में जो है बातचीत कर उस चीज को सॉल्व कर लिया जाए। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दिस इज मच नीड इन टूडेज वर्ल्ड। आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल का भी वॉर चल रहा है, इसराइल गाजा का। दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन द टेरिटरीज, है ना, कि पाकिस्तान का वॉर चलता है कश्मीर को लेकर, या इंडिया चाइना का होता है, तो इससे कितना ब्लड शेड होता है, इसके अंदर कितने सारे लाइव्स लॉस्ट होते हैं। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई और फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए कि विदाउट वॉर अगर हम चीजें सॉल्व कर पाए तो, एंड दैट इज व्हाट इज डूइंग दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। 2003 में एशियन ने इतना ही नहीं बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी जो है वो साइन किए हैं आपस में मेंबर स्टेट्स के बीच में, जिससे वो ट्राई कर रहे हैं कि जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और न्यूट्रलिटी बनी रहे, कॉपरेशन जो है वो अच्छा रहे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस हो। बिकॉज अगर आप एक दूसरे के कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। एंड दे ऑल्सो हैव ट्राइड कि दे रिस्पेक्ट जो भी इन कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस है, नेशनल डिफरेंसेस, और वो रिस्पेक्ट करें उनके सॉवरेन राइट्स की। सो दिस इज समथिंग विच एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ द एशियन। इसी के साथ साथ एक एशियन रीजनल फोरम भी है जिसको 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है वो ट्राई करती है कि कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल द कंट्रीज, राइट, सो दैट वो एक यूनिफाइड ब्लॉक की तरह काम करें।
नेक्स्ट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक पावर ऑफ द यूरोप, इकोनॉमिक पावर ऑफ द एशियन. सो एशियन रीजन जो है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा था तो वो तो 28 कंट्रीज थी, तो दे वर लाइक वेरी ह्यूज चंक ऑफ कंट्रीज जो कि एकदम डॉलर को टक्कर देने वाला जितना था. लेकिन ऑल्दो ये जो है 10 कंट्रीज बहुत छोटी है, स्मॉलर इकोनॉमी है, लेकिन स्मॉल होने के बावजूद उनकी खासियत ये है कि वो छोटी इकोनॉमी जरूर है लेकिन फास्टली ग्रो कर रही हैं. ग्रोथ रेट जो है वो इनकी यूएस या यूरोपियन यूनियन, जापान जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनसे ग्रोथ रेट ज्यादा है. ऑल्दो ये छोटी है लेकिन ये एक फास्टर इकोनॉमी, काफी तेजी से जो है ये जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. सो ये जो है ये एक इन्हें एक इकोनॉमिक अट्रैक्शन बनाता है एज अ ट्रेड, एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर. लोग इनके साथ जो है कोलैबोरेट करना चाहते हैं इन कंट्रीज के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ देयर सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. सो नेक्स्ट जो है जो एक स्टार ऐड करता है टू देयर इकोनॉमिक पावर इज एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि आपको पता ही है एशियन कम्युनिटी जो अभी हमने जिसकी बात की थी उसका वन ऑफ द पिलर है. ये इसका एम ये है कि वो एक कॉमन मार्केट क्रिएट करे और एक कॉमन प्रोडक्शन बेस क्रिएट करे इन 10 मेंबर्स या इन 10 एशियन स्टेट्स के बीच में. एंड उससे जो भी एडवांटेज हो उससे इन सभी का, क्योंकि अगर ये सब कॉमन मार्केट होगा, कॉमन प्रोडक्शन बेस होगा तो प्रॉफिट भी कॉमन होगा एंड आपस में इन सब का ही सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन का वो हो. राइट, वन मोर थिंग आई रियली वांट टू टेल, ऑल्दो आई कीप ऑन रिपीटिंग कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम स्टेट्स, बाय स्टेट्स वी मीन कंट्रीज. ठीक है, अनलाइक इंडियन पॉलिटिक्स जिसमें हम लोग स्टेट्स को अपने इंडिया के अंदर स्टेट्स कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यानी कि आपकी सेकंड बुक में स्टेट्स का मतलब कंट्रीज होता है. इसके अलावा जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो वर्क कर रही है इन इंप्रूविंग जो एशियन का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ताकि जितने भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट है इन कंट्रीज के बीच में वो इजिली सॉल्व हो जाए. Next thing which further adds up to their economic clout is the free trade areas. इन्होंने free trade areas जो है वो बनाए हुए हैं. फ्री ट्रेड एरियाज या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में टैक्सेस बहुत ही कम, मिनिमल या नहीं लगते हैं. जिन दो कंट्रीज के बीच में वो एग्रीमेंट साइन होता है, इससे क्या होता है कि दोनों ही कंट्रीज जो है बहुत ही एक चीप प्रोडक्ट्स जो है वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सकती हैं. बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन कि किसका जो है प्रोडक्ट वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, उससे पता लगता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बट इवेंचुअली जो है ये फ्री ट्रेड एरियाज इन्होंने बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जिससे काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं इकोनॉमिकली. यूएसए एंड चाइना, यूएस एंड चाइना ने ऑलरेडी जो है इनके साथ फ्री ट्रेड एरियाज नेगोशिएट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ऑलरेडी साइन भी, नेगोशिएट भी कर चुके हैं एशियन के साथ. सो दिस इज एविडेंस ऑफ इट्स इकोनॉमिक पावर. नेक्स्ट जो ऐड कर रहे हैं टू द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एशियन वो ये है कि एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं. राइट, एवरीबडी वांट्स टू डू द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एज एन इन्वेस्टमेंट और इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग टू ऑल दीज कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो. तो अगेन दिस ऑल्सो मेक्स इट अ इकोनॉमिक अट्रैक्शन. अगर मैं रिवाइज करने के लिए कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है. ए पॉइंट, वेट अ मिनट, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसीलिए ये इकोनॉमिक अट्रैक्शन है. सेकेंडली इनका एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस बना रहा है. नेक्स्टली ये जो है इंप्रूव कर रहे हैं अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को. फोर्थ अट्रैक्शन इनका फ्री ट्रेड एरिया है एंड फिफ्थ अट्रैक्शन इनका ये है कि एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर ये बहुत ही अट्रैक्टिव है. इकोनॉमिकली लोग आपसे जो है पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसिंग होंगे, आपके डिसीजंस, आपके व्यूज इन्फ्लुएंसिंग होंगे एंड दैट द ability to influence others is what is the definition of power. Power क्या है? The ability to influence others. हम कैसे किसी को influence कर पाएंगे? अब हमारे अंदर कोई भी पावर हो, पॉलिटिकली हम अच्छे हो, इकोनॉमिकली हम अच्छे हो, कई बार होता है कि पैसे वाले जो लोग होते हैं उनका पावर होता है तो उस तरीके से, या कई लोग डिप्लोमेटिक हैं, कई लोग अपने माइंड से पावरफुल होते हैं. तो हर एक तरह की, हर एक कंट्रीज के पास जो है वो पावर रहती है. नाउ पावर व्हाट वी मीन इज द पावर थ्रू नेगोशिएशन, पावर थ्रू टॉक्स, है ना. हम बातों से, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी से किस तरीके से चीजों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो उसी
उसी डायमेंशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है एशियन का विजन 2020, जिसके अंदर जो है वो प्लान करता है एशियन के लिए एक आउटवर्ड लुकिंग रोल पूरे वर्ल्ड में। आउटवर्ड लुकिंग रोल का मतलब है खुलकर एक लीडरशिप रोल, खुलकर एक पार्टिसिपेटिव रोल, जहां पर एशियन कंट्रीज जो है वो फुली पार्टिसिपेट कर रही हैं, फुली इंटरैक्ट कर रही हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। साथ ही साथ जो है इसके अंदर आता है नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट, विच आई रियली फील इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एशियन कंट्रीज। नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? ऑलवेज वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बातचीत के थ्रू, लड़ाई झगड़े से ज्यादा हम बातचीत के थ्रू अगर चीजें सॉल्व कर लें तो हमारे कितनी सारी रिसोर्सेज और कितने सारे जो है लोगों की जाने भी ऑब्वियसली वी यूज्ड टू सेव इट। और अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने इन द पास्ट काफी सारी अपनी कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एक बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन से टर्न होने से बचा भी लिया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंबोडियन कन्फ्लिक्ट, ईस्ट टिमोर क्राइसिस, राइट। एंड ये हर साल जो है ये कंट्रीज आपस में मिलती हैं टू डिस्कस द ईस्ट एशिया कॉपरेशन। सो दैट इज व्हाट इज एडिंग अप टू देयर डिप्लोमेटिक क्लाउड। नेक्स्ट इज द इंडिया एंड आसियान। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एशियन जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, बट लेट अस सी कि क्या डायनेमिक्स है इंडिया और एशियन की रिलेशनशिप जो है वो कैसी है, बिकॉज वी आर आफ्टर ऑल स्टडिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर हम इंडिया या एशियन कंट्रीज की बात करें तो इनिशियली हमने इतना ज़्यादा जो है एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज या इन कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशनशिप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, राइट। हमने इतना अटेंशन जो है हमने एशियन को नहीं दिया था कोल्ड वॉर ईयर्स के दौरान। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इनका इतना ज्यादा हम लोग जो है एक फोकस नहीं रखते थे। इफ यू डोंट नो, वी ऑल्सो इंडिया ने 1991 में एक फॉरेन पॉलिसी ड्रू की थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर हम अपनी कंट्रीज के जो ईस्ट में कंट्रीज हैं, यानी कि ये जो साउथ ईस्ट विच इज ऑल्सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनके साथ अपनी जो है रिलेशनशिप्स को और ज्यादा बेटर एंड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट हमने अब 2014 में इसके अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी से जो है अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि नाउ वी थ्रू द एक्शंस विल आल्सो बी building up the relationships with the east countries, the countries which are east to the India. Also, not just that, but India also have signed trade agreements with the Asian members, 3 Asian members. Now question can come in the MCQ कि वो 3 Asian members कौन से हैं? So वो 3 Asian members मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 3 कंट्रीज के साथ इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट सेपरेटली भी साइन कर रखे हैं। और अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो एशिया इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2010 से ऑपरेशनल है। इट केम इनटू इफेक्ट। सो that is what is a journey of Indian and ASEAN relations. But also apart from this there is also one cartoon which has been based upon the Indian ASEAN, and आप समझते हैं कि सिर्फ कार्टून से ही क्वेश्चंस आते हैं। कार्टून्स के बियॉन्ड उसके अराउंड टॉपिक ये जो है जो मैंने अभी आपको बताया है उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए थोड़ा सा कार्टून को जानने की कोशिश करते हैं। एज यू नो व्हाट who is a figure in the cartoon? It is Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India, right? तो ये जो है बेसिकली यहाँ कुछ जल रहा है एंड ये क्या जला रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है कंपटीशन। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा बट इन योर बुक्स यू कुड गेट इट। सो इट इज रिटन कंपटीशन। तो बेसिकली हम लोग कंपटीशन जला रहे हैं। एज यू नो कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या ईस्ट एशियन कंट्रीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही हैं। तो वहां पर ऑब्वियसली उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इंडिया जो है अपनी कॉपरेशन जो है वो ईस्ट एशियन नेशंस के साथ बढ़ा रहा है थ्रू इट्स पॉलिसी। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी को बेसिकली ये कार्टून ने जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है जो कि 1991 में है, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इकोनॉमिकली ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे ईस्ट एशियन नेशन से, जिसमें सिर्फ एशियन ही नहीं बल्कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ भी ज्यादा इकोनॉमिकली इंटरैक्ट करेंगे। मेनली इसका फोकस जो है इकोनॉमिकली ज्यादा था। तो हम ये चीज करेंगे एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने कॉम्पिटिशन्स, अपने राइवल्स को जो कि ऑल्सो दे ऑल्सो वांटेड टू बिल्ड अप अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द कंट्री, तो हम उस चीज को बर्न कर रहे हैं। एंड लिखा है वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यानी कि जो भी हमने पहले किया है वी शुड ट्राई टू अमेंड इट, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में एक डेवलपमेंट भी हुई है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो है से अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ चुके हैं। लेकिन ये अगर आप कॉन्टेक्स्ट पूछेंगे तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के टाइम का है एंड ये जो है ये द हिंदू जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। अब एशियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आप पूछेंगे, ओवरऑल हमने पूरा पढ़ा तो व्हाट यू गॉट
इज द नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट, कि जो उनकी पॉलिसीज है कि हम इंटरेक्शन करेंगे, हम कंसल्टेशन करेंगे, हम डिस्कशंस करेंगे डायलॉग पार्टनर्स के साथ, नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जिनके साथ भी झगड़ा हो रहा है, एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट एट द डिस्कशन लेवल ओनली। हम उसको एक कन्फ्लिक्ट में नहीं बढ़ने देंगे। जो उनकी पॉलिसीज हैं इंटरेक्शन और कंसल्टेशन की, दैट इज व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। ये ओनली रीजनल एसोसिएशन है पूरे एशिया में जो कि एक पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पर एशियन कंट्रीज, नॉट जस्ट देम बट कोई भी कंट्री हो, और जो मेजर पावर्स हैं जैसे यूएसए, चाइना, जापान, यूके, ये जो है आपस में बैठकर अपनी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के जितने भी कंसर्न्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको जो है सामने रखकर डिस्कस कर सकते हैं, right? So that's it for the video. We have come to the end of the video, so thank you so much for watching the video. We'll meet up in the next part of the video, which is part 3, जिसके अंदर हम जो है वो कैसे चाइना एक सेंटर ऑफ पावर बना और कैसे चाइना जो है वो जीरो से जो है वो आज इतना बड़ा जो है पावरफुल कंट्री बना, तो वो कैसे बना, उसकी जर्नी, उसका जो है राइज पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। So we'll meet in the next part of the video. Till then, take care. Bye bye.